From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. He will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. He likely announce in the next few days the cessation of the ceasefire along the line of control. New Delhi is seriously considering stopping the ceasefire because Pakistan is not able to oblige its commitments along the line of control as well as the international border. Remember, the ceasefire was something that was agreed to in 2021 when General Bajwa was the Chief of Army Staff in Pakistan, and here in India had agreed to maintain that ceasefire. So it is held for the better part of the last 4 years. But given what has happened in Pahalgam and given what India's likely response is going to be, India could very soon announce that it is ending the ceasefire along the line of control. गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर के इलाका पहलगाम में जो हमला हुआ है और 27 जानों का ज़िया हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है, तो ये भी नहायत अफसोसनाक वाक़या है। और अब हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है और मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तान के वो पानियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को वो तबाह करना चाहता है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों, हिंदुस्तान की जारहियत की मजम्मत दुनिया करे। और ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, वहाँ पे जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। पाकिस्तान अपने जो फाइटर प्लेन्स वगैरह है उनको रिलोकेट कर रहा है भाई, हर जगह पे तैनात कर रहा है कि कभी भी इंडिया की तरफ से अटैक हो सकता है। पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग कर ली है। और एक और पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जितनी हाइप बनाई जा रही है वाटर स्ट्राइक के नाम पे, इसका काला चिट्ठा मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो वाटर स्ट्राइक के नाम पे बहुत ज्यादा हाइप बनाई जा रही है ना, कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ था और उसमें पे हमारे देश के सबसे महान नेता प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। तो होता यह है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो उस समय पे जो पानी का बंटवारा था ना, वो इमीडिएटली जैसे तैसे जो जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में हो गया था। मतलब 1947 में रिवर की जो कंडीशन थी, पानी जहां से जैसे बह रहा था उसको वैसे ही छोड़ दिया गया था, जमीन का बस बंटवारा हो गया था। अब हुआ ये कि धीरे धीरे भाई पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करना शुरू किया। तो होता ये कि हमारा जो पंजाब वाला एरिया है वहां पे जो इंजीनियर्स वगैरह थे, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पानी था ना इसके ऊपर रोक लगा दिया ताकि पाकिस्तान तक पानी ना जाए। और उनका ये तर्क था कि भाई अगर हम लोग पाकिस्तान को ऐसे ही पानी देते रहेंगे तो फ्यूचर में जाके ये लोग कहेंगे कि इसके ऊपर हमारा हक है, ये हमारा राइट है, ये पानी हमें मिलना ही चाहिए, जिसके कारण कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉसेस सहने पड़े थे। फिर इसके बाद जो पाकिस्तान है वो चिल्लाने लगता है कि भाई हमारी पानी को बंद किया जा रहा है। तो जो नेहरू है ना, जो हमारे देश के सबसे महान नेता है, वो सामने आते हैं और वो कहते हैं, इंजीनियर्स को ही फटकार लगाते हैं कि तुमने पानी बंद क्यों किया। पाकिस्तान को जब पानी जा रहा था तो तुमने पानी बंद क्यों कर दिया, किससे पूछ के तुमने पानी बंद किया। जो पानी तुमने बंद किया है ना उसको चालू करो। अब इसके बाद 1948 में दिल्ली एग्रीमेंट होता है। जो हमारे देश के महान नेता है जवाहरलाल नेहरू, तो वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि भाई पाकिस्तान को पानी हम देंगे, लेकिन उसके लिए क्या है ना कि पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट के चार्जेस देने होंगे। और इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि ये जो पानी हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसको धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली कम करते जाएंगे ताकि अचानक से पाकिस्तान के ऊपर बर्डन ना आए। अब 2 साल के बाद जिस बात का डर
था वही होता है। हमारे इंजीनियर्स ने पहले ही कहा था कि अगर हम ऐसे ही पाकिस्तान को पानी देते रहेंगे तो वो एक दिन आकर कहेंगे कि ये हमारा हक है, हमें हमेशा के लिए ये पानी चाहिए और मिलता ही रहना चाहिए। तो 1950 में ये जो पाकिस्तान है ये इंटरनेशनल हेल्प की मांग करता है। पाकिस्तान कहता है कि ये जो 1948 में यानी कि 2 साल पहले हमारे साथ जो दिल्ली एग्रीमेंट साइन किया गया था वो एक फोर्स्ड एग्रीमेंट था, वो हम लोगों के साथ जबरदस्ती साइन करवाया गया था। अब पाकिस्तान वाले तो बेवकूफ थे, हमारे जो नेहरू जी है वो तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। पाकिस्तान वालों को पता था कि आगे जाकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए पाकिस्तान वालों ने पहले ही कैनाल बिल्ड करने शुरू कर दिए कि इससे पहले कि इंडिया पानी को कंट्रोल करे उससे पहले ही पानी हम लोग अपने देश में ले आए। और पैरेलल में पाकिस्तान इंटरनेशनल हेल्प की गुहार तो लगा ही रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे देश के सबसे महान नेता नेहरू जी तो भाई बहुत ज्यादा ही महान थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंटरनेशनल हेल्प पाकिस्तान मांग रहा था तो इंटरनेशनल हेल्प को यानी कि थर्ड पार्टी को, जो डील इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था उसमें नेहरू ने थर्ड पार्टी को इंक्लूड कर लिया, यूनाइटेड नेशंस को इंक्लूड कर लिया, वर्ल्ड बैंक को इंक्लूड कर दिया। अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी वो अपना फायदा देखेगी। अब इनको अपना फायदा देखना था कि जो सोवियत यूनियन उस समय पे जो रशिया थी, तो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन को रशिया को इस एरिया से उनको दूर रखना था। दूर रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान की हेल्प करनी शुरू कर दी। उस समय पे हमारे देश के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी चाहते थे कि ये जो वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर कर रहा है ना वो इंटरफेयर ना करे क्योंकि उसके ऊपर यूएसए का कंट्रोल है। और इंडिया के लीडर्स तो पहले चाहते थे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही ना हो, और अब जबकि हो चुकी है तो ये जो नेगोशिएशन हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये इक्वल हो, इक्वल पानी मिलना चाहिए। बट नहीं, नेहरू जी तो भाई बहुत महान नेता थे, वो बहुत चालाक थे, वो दूरदर्शी थे, उनको सब कुछ पहले से पता था। उन्होंने क्या किया कि बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को 80% पानी देने के लिए राजी हो गए। और इस डिसीजन के ऊपर ठप्पा लगवाने में नेहरू जी के जो भतीजे थे बीके नेहरू जी, जो कि वर्ल्ड बैंक के एक ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी आप इसके ऊपर ठप्पा लगा दो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड बैंक से हम लोग पैसे लेते हैं ना तो उसको हमेशा पे करने की जरूरत नहीं होती है, और ये आगे चल के हमें जो भाखड़ा नंगल डैम बनाना है ना उसमें फायदा मिलेगा। नेहरू जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। अब जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया जा रहा था तो इसमें देखिए कि कितने सारे ब्लंडर्स हुए। पहले तो इक्वल नेगोशिएशन नहीं हुआ, इक्वल पानी नहीं दिया गया, 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया। इसके साथ साथ ये जो ट्रीटी थी इसमें ऐसा था कि भाई कोई एग्जिट पॉइंट ही नहीं था, मतलब इंडिया अगर चाहेगा भी ना कि किसी भी कंडीशन में हम इस ट्रीटी को कैंसिल कर दे तो वो कर ही नहीं सकता है। ऐसा कोई भी एग्जिट पॉइंट बनाया ही नहीं गया है। जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करेंगे तब तक ये जो ट्रीटी है वो कैंसिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेहरू जी तो बहुत ज्यादा चालाक थे, वो बहुत दूरदर्शी थे, उनको आगे का सब कुछ पता था, और पाकिस्तान वाले तो भाई बेवकूफ थे। अब जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी तो क्योंकि ये जो नदी है वो कश्मीर से होकर बहता है तो भाई कश्मीर के लोगों को भी पानी चाहिए, तो नेहरू जी ने कश्मीर का सोचा ही नहीं कि कश्मीर के लोगों को पानी की क्या जरूरत होगी। और हमारे देश के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना वो भी चाहते थे कि भाई ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके बुनियाद पे हम कश्मीर का जो मुद्दा है ना उसको सॉल्व कर ले, कि हम तो तुम्हें पानी देंगे लेकिन पहले कश्मीर का ये जो मुद्दा है उसको सॉल्व करो। लेकिन नेहरू जी का तो दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने अपना महान दिल दिखा दिया। लेकिन पाकिस्तान वाले तो एकदम बेवकूफ थे, उन्होंने पानी का मसला, कश्मीर का मसला और ये जो बॉर्डर का मसला था उन सबको एक ही में इंक्लूड कर दिया और आवाज उठाते रहे। और पाकिस्तान को बिना कश्मीर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किए पानी मिल गया, और वो भी 50% नहीं 80%। और आप जानकर चौंक जाओगे कि ऑलरेडी 2030 के वाटर रिसोर्स ग्रुप के रिपोर्ट के हिसाब से ये जो इंडस वाटर है ना वो 52% डेफिसिट में है। और अब आते हैं कि ये जो सो कॉल्ड हाइप बनाया जा रहा है ना कि वाटर स्ट्राइक हो गया, पाकिस्तान मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। भाई लॉजिकल होकर थोड़ा सोचो, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जहां तक मैंने ढूंढा, जहां तक मुझे डेटा मिला है, अभी तक हम लोग सिर्फ ये जो 80% पानी पाकिस्तान को जाता है उसमें से सिर्फ 2 से 3% पानी हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि जो पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है उसको डाइवर्ट करके हम लोग अपने कंट्री में लाएं, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है ना वो सिर्फ 2 से 3% पानी ही इस्तेमाल कर पा रहा है। और अगर हम लोग मानकर चलते हैं कि हम लोग बहुत तेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो भी हम लोगों को अच्छा खासा समय लग जाएगा, और तब भी जाकर हम लोग 9 से 10% पानी इस्तेमाल कर सकेंगे। मानकर चलते हैं कि आज इंडिया वाटर स्ट्राइक कर देता है तो ये जो पानी आप रोक रहे हो पाकिस्तान की तरफ जाने से पहले, उसको आप डाइवर्ट कहाँ करोगे? हवा में तो नहीं उड़ा दोगे, कहीं ना कहीं तो उसको ले ही जाना होगा। सारे पानी को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अब इसके कारण क्या होगा कि आपके जो नेबर्स है ना आपके साथ ट्रीटी करने में हिचकेंगे। जैसे कहीं पाकिस्तान के साथ आपने ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, कहीं आप हमारे साथ ना कर दो। जैसे कि चाइना से पानी होता हुआ इंडिया में आता है, वो भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना का रखैल है, वो तो जैसे बोलेगा वैसा वो सुनेगा। चाइना वाले पैसा देते हैं और पाकिस्तान वाले अपने बेटी बेगम को चाइना को देते हैं। तो अब आप मुझे खुद सोच कर बताओ कि ये जो सो कॉल्ड वाटर स्ट्राइक का हाइप बनाया जा रहा है ये कैसे होगा सक्सेसफुल? आप कितना पानी कंट्रोल कर लोगे? तो ये जो झुंझुना थमाया जा रहा है ना वाटर स्ट्राइक के नाम पे, ये झुंझुना से काम होने वाला नहीं है। आपको ठोस कदम उठाना होगा। जब तक आप ठोस कदम नहीं उठाओगे
कुछ नहीं होने वाला। आप 2 से 3% पानी ही रोक पाओगे और इंटरनेशनल प्रेशर जो बनेगा आपके ऊपर, जो ट्रीटी आप वायलेट करोगे उसका प्रेशर अलग होगा। ये जो रायता हमारे महान नेता नेहरू जी ने फैलाया था, उसको साफ करने कौन आने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इतने सालों से इनके जो चमचे थे ना, वो इतने सालों से भी पाकिस्तान को पानी देने के लिए समर्थन करते थे, ये कह के कि भाई इंडिया जो है ना वो एल्डर ब्रदर है, उसको दया दिखानी चाहिए, पाकिस्तान को पानी देना चाहिए, वरना पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे, ये वो वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। जबकि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता रहा, हमारे लोगों को मारता रहा, लोगों का धर्म पूछ के उनको गोलियां मारता रहा, आतंक फैलाता रहा, और हम क्या करते रहे, हम उनको पानी देते रहे। क्यों भाई? क्योंकि नेहरू जी ने ऐसा ट्रीटी बनाया था कि उसमें एग्जिट पॉइंट था ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि नेहरू जी बहुत बड़े दिल वाले थे, नेहरू जी को नोबेल प्राइज चाहिए था, और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को अपने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से भी ज्यादा चाहा, और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हिस्से का भी पानी पाकिस्तान को दे दिया। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि हमें ठोस कदम उठाने की क्यों जरूरत है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ये आतंकवादी हमला नहीं करवाया। जो तुमने आतंकवादी हमला नहीं करवाया तो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तुम्हारी ये जो खामोशी है ना, वही बता रही है कि भाई तुम ही लोग इसके पीछे हो, तुम ही लोगों ने करवाया है, और सभी जानते हैं कि तुम लोगों के अलावा ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोग दुनिया में है ही नहीं। तुम ही लोग ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, टूरिस्टों का धर्म पूछकर उनको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार सकते हो, और फिर उनको औरतों को कह सकते हो कि जाओ मोदी को बता देना। इन लोगों की इतनी फटी पड़ी है कि ये जो अपने फाइटर प्लेन्स है ना उसको रिलोकेट कर रहे हैं, यहां से वहां रिपोजिशनिंग कर रहे हैं कि भाई कब उधर से अटैक ना हो जाए, कहीं फिर से हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। ये लोग पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। लेकिन जहां तक मैं सोच पाया, मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्या होने वाला है। इंडिया ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने के बाद फैलाया है ना, ये सिर्फ एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान इसी तरफ सोचता रहा कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दिया, ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, बट एक्चुअली में अंदर में कुछ और होगा। जैसे पिछली बार स्ट्राइक के लिए ये लोग तैनात कहीं और पे थे, स्ट्राइक कहीं और हुआ, उसी तरह से इस बार दुनिया की जो निगाहें हैं ना वो होंगी वाटर ट्रीटी के ऊपर, लेकिन इंडिया कुछ और कर रहा होगा। क्या आपको लगता है कि अजीत डोभाल चुपचाप बैठने वाले लोगों में से हैं? मुझे नहीं लगता। उन्होंने पहले ही कहा था कि नेक्स्ट 26/11 जैसा कुछ हुआ और पाकिस्तान बलूचिस्तान को लूज कर देगा, पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। मैं किसी पॉलिटिशियन की बातों को विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अजीत डोभाल सर का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मुझे जहां तक पता है वो कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन जरूर लेने वाले हैं, और ऐसा एक्शन लेंगे जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो हमारे समझ से परे है। और अभी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, CBI हो गया, जो रॉ हो गया, उनको क्या करना चाहिए कि ये जो आतंकवादी थे ना जिन्होंने हमारे भाइयों को धर्म पूछ के पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया, उनके कोई ना कोई मैसेजेस वगैरह इंटरसेप्ट हुए ही होंगे। मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि हमारे इंटेल के पास कोई ना कोई इंटरसेप्टेड मैसेज ज़रूर होगा, और इस इंटरसेप्टेड मैसेज को पब्लिक करना चाहिए, रेडिट पे डालना चाहिए, ट्विटर पे डालना चाहिए, जहां से कि जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वगैरह है वो इसको उठाएं और उसके बाद एक नैरेटिव बनाए दुनिया के सामने कि देखो पाकिस्तान इस चीज के पीछे इन्वॉल्व है। उसके बाद जब ये नैरेटिव बन जाता है ना कि पाकिस्तान इस चीज के पीछे इन्वॉल्व है और इसको इंडियन मीडिया नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वगैरह बता रहे हैं, तब उसके बाद हमारे देश का जो काम होगा ना वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। जब लोग बात करना शुरू कर देंगे ना कि पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने इंडिया में आकर टूरिस्टों के ऊपर गोलियां चलाई है, फिर ये इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वाली चीज हो जाएगी। जैसे इजराइल के अंदर म्यूजिकल फेस्टिवल में लोग गए थे और उन्होंने कत्लेआम मचा दिया था, जिसके बाद इजराइल के पास एक प्लस पॉइंट था कि भाई वो स्ट्राइक कर सके, वो आर्मी एक्शन ले सके। इसके साथ साथ अब दुनिया बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, अब नैरेटिव वॉरफेयर चलता है, तो ये तो नैरेटिव हमने बना दिया। इसके साथ साथ ट्रेड वॉरफेयर भी चलता है। अगर किसी देश को खत्म करना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको एटम बम से उड़ा दो। अगर आप उसके बिजनेस को खत्म कर देते हो, उसके ट्रेड को खत्म कर देते हो, तो भाई वो देश खुद ब खुद मर जाएगा। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको ये जो टेररिस्ट है ना, इनके आउटफिट्स के ऊपर तो हमला करना ही होगा, इनको एग्जीक्यूट तो करना ही होगा। इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट को पाकिस्तान के बिजनेस के ऊपर चोट करना चाहिए, इनके जो एक्सपोर्ट्स है, इनके जो इंपोर्ट्स है, उनके ऊपर चोट करना चाहिए। अराउंड 60% के आसपास पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। इंडिया क्या कर सकता है कि बांग्लादेश से भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, इंडिया से भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, तो ये जो पाकिस्तान के टेक्सटाइल्स है ना उसको रिप्लेस कर दिया जाए इंडियन या फिर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट से। और इससे भी ज्यादा अगर इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड्स को बंद करने में या फिर ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो टोटल रिजर्व है ना ऑयल का, वो अराउंड 20 दिन के आसपास का ही है। मतलब कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ट्रेड को ब्लॉक कर देता है और 20 दिन के आसपास तक पाकिस्तान में तेल नहीं आता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर खुद से गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जिस तरीके से श्रीलंका में हालात बने थे उससे भी बदतर हालात पाकिस्तान के हो जाएंगे, और फिर बलूचिस्तान को अलग करना इंडिया के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब तक बलूचिस्तान को अलग करने जैसा जख्म पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, तब तक ये हरामी लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इनको सिर्फ एक तरफ से बर्बाद नहीं करना, इनको हर एक एंगल से बर्बाद करना है, क्योंकि वो कहावत है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, वही हालत पाकिस्तान की है। और हो सकता है कि मैं किसी पॉइंट में गलत हूं या फिर मेरा ओपिनियन गलत हो, तो आप उसे कमेंट करके करेक्ट जरूर करें।
नमस्कार।